सभी को नमस्कार। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को राधे राधे। आज हम आपके लिए एक और अच्छी सी क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चन सिंह कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें गद्य खंड पर। गद्य खंड में निबंध भाग की शुरुआत में हम चर्चा करेंगे। इसमें आज की चर्चा का विषय क्या होगा? वो होगा गद्य। क्या होगा? गद्य। स्पेशल गद्य पर चर्चा करेंगे आज हम। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, निबंध पर स्पेशल होगा। काय पर होगा? निबंध पर। इन दो तत्वों को समाहित करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, तो ये काफ़ी खास क्लास होने वाली है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत उपयोगी कंटेंट है परीक्षा के लिए। यदि आप गंभीर हैं अपनी परीक्षा को लेकर तो आपको इस तरह का कंटेंट अवश्य पढ़ना चाहिए। ये क्लास आपको अवश्य देखनी चाहिए और इस क्लास के तथ्यों को आप अवश्य ही कंठस्थ करके रखें, समझकर रखें, याद करके रखें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए सभी को राधे राधे। स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सन रिक्त स्थान है में हिंदी को उत्तर प्रदेश तब संयुक्त प्रांत की कचहरियों में स्थान मिला। पहला प्रश्न है, सन पूछा गया है। सन, कौन से सन में हिंदी को उत्तर प्रदेश की कचहरियों में स्थान मिला? उत्तर प्रदेश की कचहरियों में स्थान कब मिला? और उस समय उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसके उत्तर में जो ईयर दिया है उस ईयर को हम यहाँ नोट कराएंगे, आपको बताएंगे। यहाँ आएगा सन 1900 ईस्वी। क्या आएगा? 1900 ईस्वी। सन 1900 ईस्वी में हिंदी को उत्तर प्रदेश की कचहरियों में स्थान मिला। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? 1900 ईस्वी। यहाँ भी हमने लिख दिया, स्पेस है तो। दूसरा प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? ये सरल प्रश्न है तो हम इन्हें शीघ्रता से इन पर चर्चा करे ले रहे हैं। 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी की स्थापना कब हुई है? तो 1893 ईस्वी में हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है? बहुत सरल प्रश्न है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। इनका जीवन काल आपको याद होना ही चाहिए। तो बताओ क्या है? बताओ। 1864 में तो इनका जन्म हुआ है और 1938 में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और जन्म स्थान कमेंट करके बताइए। इनके गांव का नाम बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत पूछा जाता है, आपके लिए प्रश्न है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान क्या है? बताओ, कमेंट करके बताइए। और कमेंट करने वाली बात अवश्य कमेंट करा करिए, जिससे पता लगे कि हाँ आप हमारी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, अगला है, श्याम सुंदर दास के जीवन काल को बताइए। तो श्याम सुंदर दास 1875 में जन्म हुआ था। कब हुआ? 1875 में। और निधन कब हुआ? 1945 में। ठीक है, श्याम सुंदर दास का ये जीवन काल हो गया 1875 से 1945। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इसे भाषा गढ़ने की टकसाल बताया। किसे? ये प्रश्न। अब चलो, अब हम आपको थोड़ा समय भी देंगे और अब हम आपके उत्तरों का इंतज़ार भी करेंगे। 3-4 प्रश्न तो बहुत सरल थे, बहुत ही सरल थे। तो अब चौथा प्रश्न होने के बाद 5वां प्रश्न बचा है। आप बताइए इसका उत्तर। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इसे भाषा गढ़ने की टकसाल बताया। भाषा गढ़ने की टकसाल किसे बताया है? ये आपको बताना है कि भाषा गढ़ने की टकसाल किसे कहा है, बताओ, बोलो। तो इसका उत्तर हम लिए दे रहे हैं।
हिंदी बंगवासी, हिंदी बंगवासी को, ठीक है। इस पत्र को, ये क्या है? पत्र है। ये क्या है? पत्र है। और इसके संपादक कौन थे? 1893 में इसके संपादक बने थे। 1893 में बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त इसके संपादक बने थे, संपादक बने थे, ठीक है। 1893। अगला है, इन्होंने अखबार चुनार और कोहिनूर उर्दू पत्रों का योग्यता पूर्वक संपादन किया। किसने? इन्होंने का अर्थ क्या है? इन्होंने अखबार चुनार और कोहिनूर उर्दू पत्रों का सफलतापूर्वक, योग्यतापूर्वक संपादन किया। तो किसने किया? सेम उत्तर है, बाल मुकुंद गुप्त ने। किसने किया है? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने कोहिनूर, कोहिनूर, ठीक है, और कौन सा? अखबार चुनार, इन पत्रों का योग्यतापूर्वक संपादन किया था। रामतीर्थ उनके गुरु थे। किनके गुरु थे रामतीर्थ? बताओ। रामतीर्थ का बहुत प्रभाव था उन पर। तो इसका उत्तर होगा अध्यापक पूर्णसेन, अध्यापक पूर्णसेन, ठीक है। अध्यापक पूर्णसेन, इनके गुरु थे रामतीर्थ, ठीक है। अध्यापक पूर्णसेन के गुरु थे रामतीर्थ। जापान केमिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए गए थे, वहीं इनकी मुलाकात हुई थी पहली रामतीर्थ जी से। अगला है, निबंधमाला किसके निबंधों का संग्रह है? निबंधमाला, बताओ। निबंधमाला किसके निबंधों का संग्रह है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निबंधमाला, बोलिए बोलिए। माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह है निबंधमाला, ठीक है। चलो, उन्होंने पुरानी हिंदी नामक निबंधमाला लिखकर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। पुरानी हिंदी की बात आएगी तो आप किसे याद करेंगे? पुरानी हिंदी की बात आएगी तो आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को याद करेंगे, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी निबंधमाला लिखी थी। पुरानी हिंदी निबंधमाला किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अब देखो अगला प्रश्न है 10वां। मैं जब कभी अनार के फूल को देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है, ठीक है। अनार के फूल का मतलब अनार का फल, अनार के फल का मतलब अनार का दाना, अनार के दाने का मतलब है लाल रंग। अनार का जब लाल रंग देखते हैं फूल या फल का तो माली याद आता है कि माली का खून है ये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है माली अपने खून पसीने से पौधों को सींचता है और उसमें जो रंग होता है वो उन्हीं की मेहनत होती है, ठीक है। तो कितना अच्छा कथन है, मैं जब कभी अनार के फूल को देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। कितना शानदार कथन है। इस कथन के कथनकार कौन हैं? बताओ, इस कथन के कथनकार कौन हैं? बहुत अच्छा कथन है, बताइए कौन है, किसने कही है ये बात? तो इस कथन के कथनकार हैं सरदार पूर्णसेन। सरदार पूर्णसेन और अध्यापक पूर्णसेन एक ही हैं, ठीक है। चाहे सरदार पूर्णसेन कह लो चाहे अध्यापक पूर्णसेन कह लो, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जब मैं जब कभी अनार के फूल को देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आता है। अगला, समालोचक नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो समालोचक पत्र के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
ठीक है, अल्प व्यय से ही समालोचक का ये संपादन करने लगे थे, छोटी अवस्था में से ही। अगला है, उन्होंने शिव शंभू शर्मा के नाम से लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखे। उन्होंने शिव शंभू शर्मा के नाम से ये पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखे। बताओ किन की बात हो रही है यहाँ पर। उन्होंने शिव शंभू शर्मा नाम से ये पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखे। शिव शंभू शर्मा नाम से पत्र किसने लिखे थे? तो शिव शंभू के चिट्ठे। और शिव शंभू के चिट्ठे की बात आएगी तो आपको तुरंत याद आ जाएंगे बाल मुकुंद गुप्त जी। तो ये किन की चर्चा हो रही है? बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे और खत लिखे हैं इन्होंने। अगला 13वां शानदार प्रश्न, समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सत्यता, तुलसीदास, सूरदास, हमारी भाषा। उक्त निबंधों के लेखक बताने हैं आपको, सभी निबंधों के। तो देखो, ये जो पहले नंबर पे नाम लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले नंबर पे समाज और साहित्य, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास, ठीक है। अब दूसरा है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये भी श्याम सुंदर दास ने ही लिखा है। तीसरा है कर्तव्य और सत्यता, ये भी श्याम सुंदर दास का ही निबंध है, ठीक है। अगला है चौथा तुलसीदास, श्याम सुंदर दास का निबंध है। अगला है सूरदास, श्याम सुंदर दास ने ही लिखा है। अगला है हमारी भाषा, ये भी श्याम सुंदर दास ने ही लिखा है, ठीक है। तो ये श्याम सुंदर दास के निबंध हैं सभी। कौन से? 13वें प्रश्न में जितने भी निबंध रखे गए हैं वो सभी श्याम सुंदर दास जी के हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया निबंध हैं और शानदार निबंध हैं। चलो अब बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पर। इसमें संदेह नहीं कि वे अपने समय के अन्यतम निबंधकार हैं। बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा? इसमें संदेह नहीं कि वे अपने समय के अन्यतम निबंधकार हैं। अपने समय के अन्यतम निबंधकार किसे कहा है बच्चन सिंह ने? बता दीजिए भाई, बता दो। एकदम शानदार प्रश्न है। इसमें संदेह नहीं है कि वे अपने समय के अन्यतम निबंधकार हैं। बच्चन सिंह ने यह किसके लिए कहा? तो ये कहा बाल मुकुंद गुप्त के लिए। किसके लिए कहा? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के लिए ये बात कही कि वे अपने समय के अन्यतम निबंधकार हैं, ठीक है। अगला देखो, वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए, किंतु भाषा शैली के प्रति वे वैसे ही सतर्क थे जैसे द्विवेदी जी खुद। जैसे द्विवेदी जी खुद। यह कथन किसके संबंध में है? बहुत शानदार कथन है, बहुत अच्छा कथन है। बताओ। वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए। वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए, किंतु भाषा शैली के प्रति वे वैसे ही सतर्क थे जैसे द्विवेदी जी खुद। ये कथन किसके बारे में? कितना शानदार कथन है, बताओ। वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवत्ता लेकर आए, इतना भी रख सकते हैं, किंतु भाषा शैली के प्रति वे वैसे ही सतर्क थे जैसे द्विवेदी जी। तो ये कथन बाल मुकुंद गुप्त के लिए ही है, बच्चन सिंह का, ठीक है। बाल मुकुंद
गुप्त के संदर्भ में ही ये कथन कहा है डॉक्टर बच्चन सेन ने। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ये कथनकार बहुत शानदार है कथन, और इस कथन के कथनकार कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बहुत चर्चित कथन है और बहुत आता है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा? तो बातों का संग्रह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। यहाँ एक बात और नोट रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगभग 300 निबंध लिखे। कितने निबंध लिखे? 300 निबंध लिखे, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है, मैं तो सरल भाषा के लेखक को बहुत बड़ा लेखक मानता हूँ। कथन किसका है? मैं तो सरल भाषा के लेखक को बहुत बड़ा लेखक मानता हूँ। यह कथन किसके बारे में कहा है? बताओ किसने कहा है? सॉरी, यह कथन मैं तो सरल भाषा के लेखक को बहुत बड़ा लेखक मानता हूँ, कौन मानते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि सरल भाषा के लेखक को बड़ा लेखक मानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला है, श्याम सुंदर दास के हिंदी में विशेष योगदान। ये देखो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, ज़्यादा ही। श्याम सुंदर दास के हिंदी में योगदान क्या रहे हैं? तो विशेष योगदान, जो सबसे बड़े बड़े योगदान हैं, उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला योगदान कौन सा है? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। कौन सा है? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना बहुत अच्छा योगदान है हिंदी के सामर्थ्य, हिंदी की समृद्धि करने के लिए, ठीक है, हिंदी को बढ़ाने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना बहुत अच्छा योगदान। अब दूसरा योगदान क्या है? नंबर दो, हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की इन्होंने, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम है, ये भी हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अब क्या है? अगला, हिंदी वैज्ञानिक कोश। हिंदी वैज्ञानिक कोश और शब्द सागर का संपादन, और शब्द सागर का संपादन, ठीक है। शुरुआत में तो सरस्वती पत्रिका का भी संपादन किया है, लेकिन अब यहाँ ये 3 लिख लो, स्पेस भी इतना ही है। तो ये नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना, हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और हिंदी वैज्ञानिक कोश तथा शब्द सागर का संपादन, ये बहुत बड़े बड़े काम हैं। किनके?
श्याम सुंदर दास जी के। अगला है BHU में हिंदी विभाग के अध्यक्ष। BHU में मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहते हुए उच्च शिक्षा हेतु कौन सी पुस्तकें लिखीं? ये भी श्याम सुंदर दास के बारे में कहा जा रहा है कि श्याम सुंदर दास बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उस समय इन्होंने उच्च शिक्षा में पढ़ाए जाने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें लिखीं? तो पहले नंबर पे है, ये बहुत आती है, साहित्यालोचन। साहित्यालोचन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद है अगला दूसरा, साहित्यालोचन सीधे सीधे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? भाषा विज्ञान, श्याम सुंदर दास ने लिखी उच्च शिक्षा में पढ़ाए जाने के लिए। ये भी आता है MA में पढ़ाए जाने के लिए ग्रंथ किसने लिखे थे? उस समय ग्रंथ नहीं थे, MA में पढ़ाए जाने के लिए या उच्च शिक्षा में पढ़ाए जाने के लिए। अगला क्या है? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास ठीक है, ये 3 प्रमुख ग्रंथ हो गए जो BHU में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहते हुए श्याम सुंदर दास ने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए लिखे थे। बाल मुकुंद गुप्त की ख्याति का आधार क्या है? तो बाल मुकुंद गुप्त की ख्याति का आधार एक ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको। वो ख्याति का आधार क्या है? वो है शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, इसी से प्रसिद्ध हुए और इसी के लिए प्रसिद्ध हुए वह खत। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त की ख्याति के प्रमुख आधार। अगला, इन्होंने 6 निबंध लिखे। किसने? तो सरदार पूर्ण ने, सरदार पूर्ण ने। किसने? सरदार पूर्ण ने 6 निबंध लिखे। अब वो 6 निबंध कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो है ऊपर कलर, सच्ची वीरता, सच्ची वीरता। ठीक है, दूसरा पवित्रता, पवित्रता। ठीक है, तीसरा कन्यादान, कन्यादान। चौथा मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम। चौथा हो गया। पांचवा आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता। ठीक, और छठा अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये हो गए 6। अब हमने कई क्लास में इनके 7वें निबंध की भी चर्चा की है और 8वें की भी की है। तो 7वां निबंध और 8वां निबंध, ये दोनों निबंध कौन से हैं? इन्हें आप कमेंट करके बताइए।
इसलिए नहीं चर्चा कर रहे कि हमने कई बार चर्चा की है इनके 7वें और 8वें निबंध की, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। अगला है 23वां प्रश्न, हल चलाने और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। इस कथन के कथनकार कौन हैं? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं, किसने कहा है? बहुत शानदार कथन है, बताइए यह कथन किसका है? हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं, किसने कहा है? बताओ। सरदार पूर्णसिंह ने। किसने कहा? सरदार पूर्णसिंह ने। देखो, सरदार पूर्णसिंह जब देहरादून में फॉरेस्ट कॉलेज में अध्यापक हुए तो उनका नाम अध्यापक पड़ गया। जीवन के अंतिम दिनों में वो अपने गांव आ गए थे एबटाबाद में, और वहाँ पर वो क्या करते थे? अपना कृषि कार्य करने लगे। तो वो ये कहते हैं कि व्यक्ति का कर्म ही पूजा है। कहते हैं न मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, न मंदिर में जाता हूँ, न मस्जिद में जाता हूँ, न किसी पूजा को करता हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ, फिर भी मैं खुश हूँ। ये कहते हैं फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरा शरीर बलवान है, मेरे बच्चे दूध दही खाते हैं, मैं सुबह जगता हूँ तो सबसे पहले अपने खेत को प्रणाम करता हूँ, अपने बैलों को प्रणाम करता हूँ, अपने हल को प्रणाम करता हूँ। तो यही आपको चाहिए। सबसे पहले उठिए, अपनी पुस्तकों को प्रणाम कीजिए, अपनी कलम को प्रणाम कीजिए, अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, बस कल्याण निश्चित है, ठीक है। तो बस कल्याण निश्चित है, एकदम बहुत ही तथ्य की बातें कही हैं, ठीक है। तो हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं, सरदार पूर्णसिंह का ये कथन काफ़ी अच्छा कथन है, ठीक है। अगला है, कार्लाइल की अत्यधिक प्रशंसा की गई है, कौन से ग्रंथ में, कौन से निबंध में? निबंध की चर्चा हो रही है, तो सच्ची वीरता में वीरता का वर्णन किया गया है कार्लाइल के, ठीक है। सच्ची वीरता निबंध में, सच्ची वीरता निबंध किनका है? इन्हीं का है, सरदार पूर्णसिंह का। कार्लाइल की खूब प्रशंसा की है इन्होंने इसमें, ठीक है। और इस पर प्रभाव काय का है? तो इमर्सन के निबंध का प्रभाव है, ऑन हीरोइज्म, ठीक है, ऑन हीरोइज्म का प्रभाव है, का प्रभाव इस निबंध पर, ठीक है। ऑन हीरोइज्म का प्रभाव है इस निबंध पर, और ये है किनका? इमर्सन का, ठीक है। इमर्सन के ऑन हीरोइज्म का प्रभाव है काय पर? सच्ची वीरता पर। अगला है आत्माराम की टेंटें। आत्माराम की टेंटें, आत्माराम की टेंटें के लेखक कौन हैं? तो आत्माराम की टेंटें बहुत चर्चित है, काय के संबंध में है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। आगे प्रश्न होमवर्क हमने दे रखा है। ये आत्माराम की टेंटें निबंध के लेखक कौन हैं? ये आत्माराम की टेंटें लेख के लेखक कौन हैं? बताओ। आत्माराम की टेंटें बताओ। तो गोविंद नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, और इन्होंने इसके माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था, ठीक है। अब देखो, इस पर ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी है, ये आपका होमवर्क है। अस्थिरता शब्द पर हुई बहस के बारे में आप लिखिए। आप बताइए आपको क्या क्या आता है, इस शब्द पर क्या बहस हुई, किसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, फिर इस शब्द का विरोध किसने किया, फिर इस शब्द का समर्थन किसने किया, फिर इसका विरोध किसने किया। 2 ग्रुप हो गए, पहले ग्रुप में कौन कौन है, दूसरे ग्रुप में कौन कौन है, और क्या क्या लिखा गया, ठीक है, क्या क्या कहा गया। तो इन सब बातों को आपको बताना है। काहे में बताना है? कमेंट करके, लिख के। और इस बात का ध्यान रखें,
लिखकर बताना है। ये न सोचें कि अरे कोई बात नहीं और ये तो हमें आता ही है। यदि आपको आता है तो अवश्य बताएं, नहीं आता है तो पुस्तक से देखकर लिखिए, ठीक है, लिखिए ज़रूर, बताइए ज़रूर। तो आपकी कमेंट हमें बताएंगे कि आप कितनी गंभीरता से हमारी बात सुनते हो, ठीक है। तो ये PDF चाहिए आपको तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। PDF हम आपको दे देंगे, इससे आप जुड़ जाइए। ठीक है, और ये मोबाइल नंबर है 9758432887, ठीक है। आशा और विश्वास है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि लाइक है तो लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं और बता कर जाएं कि क्लास कैसी लगी। और आशा विश्वास है कि ये क्लास आपकी परीक्षा में अवश्य कार्य आएगी, अवश्य काम आएगी, ठीक है। राधे कृष्ण।